Welcome you all in my online classes. So today's topic is disaccharide and here we are going to study disaccharide. Disaccharide के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और disaccharide जो होगा दिस कंटेन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट और ये मोनोसेक्राइड यूनिट जो है जो बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं उस बॉन्डिंग को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है उसमें 2 मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं। वो ऑक्सीजन ब्रिज क्या होता है वहाँ पे जो बीच का जो दोनों जुड़े रहते हैं थ्रू वन ऑक्सीजन एट दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है और यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब जब डाइसैकराइड को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं एसिड या एंजाइम के साथ, जैसा हमने सुक्रोज के केस में ग्लूकोज को जो ऑब्टेन किया था सुक्रोज से, तब हमने देखा था। तो क्या देखा था कि डाइसैकराइड जो है, सुक्रोज जो है हाइड्रोलाइज हो गया। हाइड्रोलाइज हम होके क्या दिया? 2 मोनोसेक्राइड दिया और ये दोनों मोनोसेक्राइड क्या थे? डिफरेंट थे। फ्रुक्टोज था और जो है ग्लूकोज था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेम मोनोसेक्राइड ये देते हैं और ये बॉन्डिंग जो करते हैं, ये बॉन्डिंग करते हैं आपके जो है ऑक्सीजन से, और नेम जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। नाउ डाइसैकराइड जो होते हैं ये कभी रिड्यूसिंग हो गए, कभी नॉन रिड्यूसिंग होंगे। अगर रिड्यूसिंग वही होंगे, रिड्यूसिंग शुगर वही होंगे जिनके एक ना एक या तो अल्डिहाइड फ्री होगा और नहीं तो केटोनिक ग्रुप फ्री होंगे, तभी ये जो है रिड्यूसिंग होंगे। अदरवाइज ये जो है नॉन रिड्यूसिंग होंगे। जब दोनों जो फंक्शनल ग्रुप बाउंडेड होगा तो ये कैसे होंगे? नॉन रिड्यूसिंग होंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही तो रिड्यूस होता है, तो ये जो हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो रिड्यूसिंग में एग्जांपल जो है, रिड्यूसिंग में माल्टोज और लैक्टोज है, जिसमें अल्डिहाइड या जो भी केटोनिक ग्रुप होंगे वो फ्री होंगे। और जो नॉन रिड्यूसिंग में आते हैं सुक्रोज, तो सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये जो है डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है। नाउ डाइसैकराइड के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग सुक्रोज देखते हैं। तो सुक्रोज जो है हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे हमने किया था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला था। अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या हो जाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और ये जो फ्रुक्टोज है वो क्या हो जाता है? लेबोरोटेटरी। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो कैसे दोनों बॉन्डिंग होती है, कैसी बॉन्डिंग होती है हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ जो बॉन्डिंग होगी आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो 1 पोजीशन था वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप था, और जो फ्रुक्टोज का जो 2nd पोजीशन था वहाँ पे केटोनिक ग्रुप था, क्योंकि 1 पोजीशन पे केटोन नहीं जा सकता था, वो अल्डिहाइड हो जाता, तो इसीलिए 2nd पोजीशन पे था। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों ग्रुप जो है, अल्डिहाइड जो 1st पोजीशन पे था ग्लूकोज में और जो केटोन जो 2nd पोजीशन था फ्रुक्टोज में, ये दोनों जो है बंध गया। तो रिड्यूस कौन करेगा? ग्रुप है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे? ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे और इनको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनको क्या कहा जाता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहे जाते हैं। तो यहाँ पे जो होगा इस तरह जो है ये बॉन्डिंग होगी किसकी? ये बॉन्डिंग होगी आपकी सुक्रोज में। तो सुक्रोज का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब सुक्रोज जो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, तो अब ये कन्फ्यूज़न होता है, ये तो होगा ग्लूकोज हमारा है लेबोरोटेटरी प्लस है, और फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस है, सॉरी, ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस है और फ्रुक्टोज क्या है? लेबोरोटेटरी है। सो यू कैन सी हियर, तो ये प्लस है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी माइनस फ्रुक्टोज है। तो अब क्या होगा अगर हाइड्रोलाइसिस होता है सुक्रोज का, तो क्या मिलता है? तो 2 मिलते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है? अल्टीमेटली सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो इसमें 2 मिलेंगे, लेबोरोटेटरी फ्रुक्टोज जिसका जो है वैल्यू है 92.4,
डिग्री, तो लेवो रोटेशन का माइनस है, और यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी 52.5। तो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, लेवो रोटेशन का कि ये डेक्स्ट्रो रोटेशन का? तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, 92.4 है, और ये वैल्यू कम है। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो ये क्या मिलता है, ये जो सॉल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है ये जो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लेवो रोटेटरी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर जो हो जाता है फाइनली, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है लेवो रोटेशन, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, लेवो रोटेटरी मिक्सचर हो जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो साइन में चेंज हो गया, जो क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेशन से सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो मिक्सचर हो गया लेवो रोटेटरी हो गया, इसीलिए इसका नाम है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्सन हो गया साइन का, जहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस साइन था सुक्रोज का, वो हो गया माइनस साइन हो गया, क्योंकि इसका लेवो रोटेशन वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। तो क्योंकि ये साइन यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के बाद चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं माल्टोज। तो माल्टोज में क्या होता है, दोनों में ग्लूकोज यूनिट होता है। आप देख सकते हैं, बस थर्ड वाले पे ध्यान देना, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं देखना भूल गई कि ये जो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ओके, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ये जो है बीटा डी ग्लूकोज, ओके। तो ये उलट गया है, नहीं तो इसका बिल्कुल वैसे ही रहता जैसा कि, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसको, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इस साइड से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो है चूँकि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाना है तो जस्ट हमने अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे नीचे आ गया, बट ये नीचे नहीं है, इधर जाने पे ऊपर आ जाएगा, तो इसको हमने रोटेशन किया है। तो अल्फ़ा जो है डी ग्लूकोज है, और ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कोई कन्फ्यूजन, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो ये पलट दिया गया है। अब जो है सेकंड जो है माल्टोज, माल्टोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये माल्टोज जो होगा ये कंपोज करेगा 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट से, और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट जो होगा, जिसमें आप देख सकते हैं 2 ग्लूकोज ही यूनिट है, और ग्लूकोज कैसा है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन, और बॉन्डिंग कहाँ से बना है, C1 और C4 से बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है, C1, उसमें कहाँ था 1 और 2 से बन रहा था सुक्रोज के केस में, लेकिन माल्टोज के केस में ये 1 और 4 के बीच में होगा, और दोनों क्या है, अल्फ़ा ही कार्बन है, अल्फ़ा है यहाँ पे। और सुक्रोज के केस में क्या था, अपोजिट था, एक था अल्फ़ा, ग्लूकोज अल्फ़ा था, और फ्रुक्टोज था बीटा था, तो यहाँ पे दोनों होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो 1 पोजीशन है वो फ्री है, तो यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे क्या था, C1 किसका पोजीशन था, अल्डिहाइड का, तो ये जो होगा रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्योंकि इसका ये जो पोजीशन है वो फ्री है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया। अब सेकेंड जो हम लोग देखने वाले हैं लैक्टोज़ के बारे में। लैक्टोज़ जनरली मिल्क के शुगर को कहा जाता है, और इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें अभी तक तो अल्फ़ा ग्लूकोज ही चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा जो है बीटा डी ग्लूकोज लिया जाएगा, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज लिया जाएगा, और यहाँ पे लिया जाएगा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज में और डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे 4 पोजीशन पे OH ऊपर चला जाता है, बस वही डिफरेंस होगा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अब ये फर्स्ट ये जो होगा, और बीटा मीन्स ऊपर, यहाँ भी बीटा, तो बीटा मीन्स ऊपर, तो यहाँ पे जो है इस तरह का बॉन्डिंग हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग हो गया, लैक्टोज बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 फ्री है, तो इट मीन्स रिड्यूसिंग शुगर। तो ये जो है C1 और C4 जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग जो है बिटवीन C1 और C4 कार्बन, C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, तो ये है, और ये जो है मिल्क शुगर कहलाते हैं। बस आप देख सकते हैं बहुत ही माइनर डिफरेंस आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम पॉलीसेक्राइड पढ़ रहे हैं, अब ये पॉलीसेक्राइड जो होते हैं मेनली जो है ये पॉलीसेक्राइड उनका मेन काम जो होता है फूड स्टोरेज का, और स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाते हैं ये। तो जो भी सेल वॉल ये सब
जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं ये, और फूड को स्टोर करते हैं। तो जनरली जैसे हम लोग प्लांट के केस में क्या देखते हैं कि फूड जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल के केस में क्या होता है, फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे हमारे बॉडी में हमने खाना खाया और बहुत सारा खाना खा लिया, तो वो स्टोर फूड जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, अब ये स्टार्च जो होता है मेनली प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि फूड जो स्टोर होगा इन प्लांट में स्टोर होगा, और ये हमें लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मेन जो है डाइटरी सोर्स है ह्यूमन बीइंग का, और बहुत सारी चीज़ में ये पाया जाता है। तो मेन इसका स्ट्रक्चर को जानना है, जो मैं जिस पे ज़्यादा जोर डालना चाह रही हूँ। तो ये पॉलीमर होगा अल्फ़ा ग्लूकोज, ये ध्यान में रखना। अल्फ़ा ग्लूकोज जो है इसमें कौन सा ग्लूकोज होगा, अल्फ़ा ग्लूकोज, OH नीचे, OH नीचे। तो अब ये नीचे वाला OH जो रहेगा बस ये अल्फ़ा ग्लूकोज रहेगा, ये ध्यान में कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि बस एक ही अल्फ़ा ग्लूकोज है। फिर आप देखोगे कि इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। अब ध्यान दो कि ये जो है और ये कौन बड़ा जो है, इसमें ज़्यादा नंबर है, लेटर ज़्यादा है, और इसमें कम लेटर है। तो कम लेटर है, इट मीन्स ये थोड़े कंपोनेंट होंगे स्टार्च के। जनरली कितने होंगे, 15 to 20% स्टार्च में ये कंपोनेंट पाया जाता है। थोड़ा लेटर याद रखने के लिए, थोड़ा जो है परसेंटेज कंपोजिशन इसका स्टार्च का, बड़ा लेटर, ज़्यादा कंपोजिशन 80 to 85%। अब इसमें जो है सॉलिबिलिटी, अब देखिए सॉलिबिलिटी, ये सॉलिबल S यहाँ पे है और ये इनसॉलिबल। ओके, ये जो होगा स्ट्रेट चेन होगा, S फॉर सॉलिबल, S फॉर स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन नहीं होगा, इसमें ब्रांचिंग होगा। तो अब ये स्ट्रेट चेन कैसे फॉर्म करेगा, तो एक सिंपल सा है कि C1 और C4, इसमें क्या हो जाएगा, C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, और जनरली क्या होता है 200 to 1000 अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज होंगे। तो एमाइलोज कम लेटर, छोटा जो है कम जो है इसका परसेंटेज होगा स्टार्च में, उस 15 to 20% ही होगा। एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर, ज़्यादा परसेंटेज कंपोजिशन, 80 to 85% कंपोजिशन होगा। फिर जो होगा उसी तरह जो होगा एमाइलोज में S है, S मीन्स व्हाट, स्ट्रेट और सॉल्युबल इन वाटर, और ये स्ट्रेट चेन होगा। तो 200 to 1000 अल्फ़ा डी ग्लूकोज का चेन होगा ये। अब इसमें जो होंगे स्ट्रेट चेन है, आप देख सकते हो C1 और C4, यहाँ पे C1 और एक स्ट्रेट चेन फॉर्म करेगा, इसीलिए ये सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे ब्रांचिंग हो जाएगा तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो ब्रांचिंग कहाँ से होगा, C1 और C6 के बीच में, ये C1 हो गया और ये C6। तो आपने देखा है इधर ये जो यहाँ से मैं कर देती हूँ, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। तो 6 कार्बन से ब्रांचिंग होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रांचिंग है C1 और C6 से हो रहा है। तो ये होता है एमाइलोपेक्टिन में, और दूसरा जो हमने पढ़ा स्ट्रेट चेन होगा एमाइलोज में। अब सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज जो प्लांट सेल का मेन जो कंस्टिट्यूएंट है। अब ये जो सेलुलोज होगा, अब ये जो होगा स्ट्रेट चेन होगा। अब देख सकते हैं इसमें जो होगा बीटा डी ग्लूकोज, ये ध्यान में रखना है। स्टार्च में केवल अल्फ़ा आया था, लेकिन यहाँ पे जो होगा बीटा डी ग्लूकोज होगा, और ये जो चेन होगा उसमें क्या था C1 और C4 के, इसमें भी C1 और C4, लेकिन आपको क्या लगेगा कि ये कुछ अलग है, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो गया बीटा, ये जो हो गया बीटा लिंकेज हो गया यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड C1, चूँकि दोनों का पोजीशन अलग जैसे हो गया है तो इसीलिए उसमें अल्फ़ा है तो स्ट्रेट लग रहा है, इसमें बीटा है तो लग रहा है कि ब्रांचिंग है, लेकिन ब्रांचिंग नहीं होता है, ये स्ट्रेट चेन जो है मॉलिक्यूल होते हैं। अब है ग्लाइकोजिन। अब हम लोग ग्लाइकोजिन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ग्लाइकोजिन जो होता है इसको कहा जाता है एनिमल स्टार्च, और ये एनिमल स्टार्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि फूड जो है हमारे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ये कुछ फूड जो है यूटिलाइज होता है और कुछ फूड स्टोर होता है, और ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। एंड ग्लाइकोजिन इज़ द टाइप ऑफ व्हाट, ये ग्लाइकोजिन जो है एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड का टाइप है। अब इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो
एमाइलोपैक्टिन की तरह होगा। एमाइलोपैक्टिन में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होता था, जो C1 C4 से तो अटैचमेंट था ही, स्ट्रेट चेन था ही, और C1 और C6 से भी अटैचमेंट था यहाँ पे। तो ये जो होगा हाईली, और उससे भी ज़्यादा हाईली ब्रांच होगा ग्लाइकोजिन, और ये प्रेजेंट होता है मसल्स में, लीवर में, ब्रेन में होता है। और जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो है ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में ब्रेक करता है। तो कभी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में जो ये ग्लाइकोजिन जो स्टोर रहता है वही चेंज होता है और हम लोगों को जो है एनर्जी देता है। उसके बाद ग्लाइकोजिन जो है ईस्ट और फंजाई में पाया जाता है। तो ये रहा आपका पॉलीसेक्राइड के बारे में। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो इम्पॉर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है इसका। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का मेन सोर्स है, न्यूट्रिएंट है, एनर्जी देता है, सबसे पहले ये बात। उसके बाद जो है हम लोग इससे हम लोग इसका यूज़ जो है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी करते हैं, जैसे हनी का बहुत मेडिसिनल यूज़ भी है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजिन के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजिन के रूप में एनिमल में पाया जाएगा, स्टार्च के रूप में प्लांट में पाया जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है सेल वॉल बनाता है, सेलुलोज के रूप में सेल वॉल में पाया जाएगा बैक्टीरिया और प्लांट में। और फिर सेलुलोज से ही हम लोग बहुत सारा फर्नीचर, जो वुड का जो सेलुलोज होता है उसी से तो हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। उसके बाद जो क्लोथ होता है, जो कॉटन होता है, वो भी तो सेलुलोज है। और बहुत सारे चीज़ों का रॉ मटेरियल ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। अब बहुत सारा एल्डोपेंटोज जो होता है, एल्डोपेंटोज क्या है, पेंटोज क्या है, शुगर है, शुगर दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और एल्डो क्या हो गया, उसमें जो है एल्डोपेंटोज क्या हो गया, एल्डिहाइड है, और उसमें कार्बन जो है 5 है। तो ये जो होगा डी राइबोज, 2D डीऑक्सी डी राइबोज, जो डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है, उसमें भी ये जो है कार्बोहाइड्रेट मेन रोल प्ले करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट है, जिसको हम लोग देखेंगे। और ये बहुत सारे कंबाइन करके प्रोटीन और लिपिड में भी कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। तो ये हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन के बारे में। सो थैंक यू।